हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसके ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद इसके एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, उसके बाद मैंडेटरी एंड वॉलंटरी प्रोविज़न क्या है इस एक्ट के, फिर 11th शेड्यूल जो 29 सब्जेक्ट जो मेंशन कर दिए गए हैं कि पंचायत को 29 सब्जेक्ट के ऊपर ही काम करना है, वो 29 सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन से हैं। उसके बाद आर्टिकल जो है 243 टू 243O तक जो पंचायत के लिए आते हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक को, ईच एंड एवरी आर्टिकल को हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद पैसा एक्ट 1996, इसका पंचायत राज से क्या लेना देना है, इस एक्ट को भी हम डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज द नॉलेज रेस के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। इस पेज के ऊपर जाके आप पेज को लाइक कर दीजिए, आने वाले जितने भी पोस्ट में इस पेज के ऊपर करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और साथ में आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी द नॉलेज रेस से चैनल बना हुआ है। और इस टेलीग्राम के ऊपर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, और आने वाले जितने भी लेक्चर रहेंगे मैं इनकी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड आपको करूँगा। और फ्रेंड्स, ये लेक्चर 5 है, इससे पहले के अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं, पंचायत राज सिस्टम के ऊपर 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल के ऊपर, तो आप उन लेक्चर को भी जाके देख लीजिएगा, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा और एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम इन पहले तीन प्रोविज़न है इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, और लास्ट के जो 3 हैं इनके ऊपर मैं आपको फाइनल स्लाइड में बताऊंगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविज़न रहा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, उसको डिटेल में देखते हैं। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर में ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने कवर किया है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इस लेक्चर को मत देखिए, जब भी आपके पास टाइम होगा तो आप डिटेल इस लेक्चर को देखिए और पेन और कॉपी लेके बैठिए। ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा उसको आप नोट डाउन करते जाएँ, क्योंकि आपके वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, क्या होता है, जुलाई 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट होती है, तो वो क्या करती है, एक इंट्रोड्यूस बिल करती है। फ्रेंड्स, बिल 64th अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करती है। फ्रेंड्स, इसको देखते हैं कि कई बार आप, एक मिनट थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, कि आप कई बार देखते हो CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और कई बार आप देखते हो CAB कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन दोनों में फ़र्क क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी समझने की बात है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों में फ़र्क ये है कि जो जब भी कभी कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में लाया जाता है, वो तब तक एक्ट नहीं बनता है जब तक उसे स्टेट लेजिस्लेचर जब पार्लियामेंट पास ना कर ले। अगर किसी भी बिल को पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है तो वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा से उसे पास होना पड़ता है, और पास होकर उसे प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ता है फाइनल उसकी असेंट के लिए, उसके सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट की। तो तभी वो क्या बनेगा, जब वो तीनों जगह से पास हो जाएगा तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बन जाता है। बिल जो होता है वो उसका प्रपोजल लाया जाता है, उसको फाइनल जब पास कर लिया जाता है तो फाइनल जब प्रेसिडेंट से उसे असेंट भी मिल जाती है, तो तभी वो क्या बनता है, बिल जो है वो एक्ट बनेगा। तो ये इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या फ़र्क है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि राजीव गांधी गवर्नमेंट थी 1989 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, क्योंकि ये एक्ट नहीं बना है अभी जो पार्लियामेंट में इसको लाते हैं, और किस लिए लाते हैं, प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत राज। होता क्या है फ्रेंड, लोकसभा से जो बिल पास हो जाता है अगस्त 1989 में, जो बिल लोकसभा से पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की जो है उस टाइम मेजॉरिटी नहीं होती है, तो राज्यसभा जो है वहाँ से जो बिल जो है पास नहीं होता है, तो इसीलिए जो बिल वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जो अमेंडमेंट एक्ट नहीं बनता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है
कि 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, एक्ट तो बना ही नहीं था फ्रेंड्स, वो 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जो लाया था, वो किससे के रिलेटेड था? पंचायत राज से था, म्यूनसिपैलिटी से था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से था, जहाँ इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर था। तो आपको याद रखना है कि 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत राज के लिए। 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फ्रेंड वो तो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि लोकसभा इसे पास कर लेती है, राज्यसभा से जो होता नहीं है। तो नेक्स्ट क्या होता है, नवंबर 1989 में फिर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो होती है, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं फ्रेंड्स? वीपी सिंह होते हैं। जो वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में क्या होता है कि ये सरकार एक अनाउंस करती है कि ये पंचायत राज को स्ट्रांग करने के लिए एक बिल को इंट्रोड्यूस करेगी। तो होता क्या है, इन जून 1990 में क्या होता है, यही सरकार नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो है, बीपी सिंह जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी चेयरमैनशिप में ऑल जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, ऑल चीफ मिनिस्टर की एक कॉन्फ्रेंस होती है। और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, एक जो कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड करती है एक प्रपोजल, और वो प्रपोजल क्या था, एक नया जो है फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लेके आएंगे, किसके लिए? पंचायत राज के लिए। फ्रेंड होता क्या है, इन सितंबर 1990 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बिल इन लोकसभा में, वो इंट्रोड्यूस तो करती है जब बीपी सिंह की चेयरमैनशिप में, यानी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे बीपी सिंह। तो ये गवर्नमेंट जो है एक बिल को लेके आती है, लोकसभा में लाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, सरकार जो है गिर जाती है, ये बिल भी पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इन सितंबर 1991 की बात आती है। कांग्रेस गवर्नमेंट फ्रेंड्स अब फिर से बन चुकी है सेंटर में, और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे कांग्रेस पार्टी के, वो कौन थे? नरसिम्हा राव। अब ये सरकार क्या करती है, फिर से एक नया जो है बिल वो इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट के अंदर। और यही जो नरसिम्हा राव उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे फ्रेंड, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कब? सितंबर 1991 में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। और ये बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, और यही बिल फाइनल जाके क्या होता है, अब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से जिसको परमिशन मिलती है, दोनों हाउस से पास होता है, और फाइनली यही बिल जो है वो जो है फाइनली इमर्ज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बन जाता है। तो ये चीज़ें जितनी भी मैंने आपको अभी तक बताई हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हो जाता है। और ये एक्ट कब फोर्स में आता है, कब इसको लागू किया जाता है? 24 अप्रैल 1993। इस डेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इंपॉर्टेंस है। वो क्या है फ्रेंड्स, एवरी ईयर पंचायत राज डे जो है 24 अप्रैल एवरी ईयर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। वो इसी दिन की याद में किया जाता है, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का वो लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में वो लागू हुआ था। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को आने की, क्योंकि जो पंचायत राज की ही पोस्टें हैं, और पंचायत राज डे जो है पूछ भी सकते हैं। तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1993 में पंचायत लागू हुई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हुआ, और इसी दिन की याद में हर साल जो है वो पंचायत राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या क्या नया दिया? देखिए फ्रेंड्स, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है एक नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हो गया, वो क्या था? पार्ट 9th। आप याद कीजिए, जो पहले के लेक्चर जो है उसमें जब अशोक मेहता कमेटी को हमने पढ़ा था, तो अशोक मेहता कमेटी ने ये कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज हो और एक नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऐड कर दिया जाए, जो पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे। तो ये इस एक्ट ने पार्ट 9th जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, और एक नया शेड्यूल जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसी एक्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया गया। शेड्यूल था फ्रेंड्स, शेड्यूल 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेंड्स शेड्यूल के ऊपर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये क्या है, इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर डाला हुआ है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देख सकते हो, जहाँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हो। तो जो 11th शेड्यूल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ये पार्ट 9th जो है, इसमें जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 243 to 243O तक आते हैं फ्रेंड्स। ये 16 आर्टिकल हैं, और जो 16 आर्टिकल जो है ये क्या है, इसके बारे में भी फाइनल में जो है बात करता हूँ मैं। तो चलिए
अभी के लिए जो है कंटिन्यू करते हैं, इनको एक एक आर्टिकल करके हम इसको देखते हैं, इसके बारे में फाइनल स्लाइड में जो है वो आपसे बात करता हूँ। उसके बाद ये जो है फ्रेंड न्यू शेड्यूल 11th जो था उसमें क्या आती हैं 29th फंक्शनल आइटम्स आती हैं। जी आप याद रखिएगा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, शेड्यूल 9th जो उसके अंदर क्या आता है उसमें 29th फंक्शनल आइटम्स आती हैं कि पंचायत को क्या क्या काम दिए गए हैं। एक एक हम जो इसका फंक्शन है 1 से लेकर 29 तक डिटेल में हम इनके ऊपर बात करेंगे, वो भी मैं आपको फाइनल स्लाइड में जाके बताता हूँ। और आर्टिकल जो है इसके 29 जो फंक्शनल आइटम जिस आर्टिकल के अंडर आती हैं वो है 243 आर्टिकल जी के अंडर जी आती हैं फ्रेंड्स, जी याद रखिएगा। फिलहाल हम 243 से लेकर 243 ओ तक एक एक आर्टिकल जो 16 आर्टिकल है उनको डिटेल में देखेंगे। तो 29 जो है 11th शेड्यूल के अंदर आती हैं और 29th जो है वो 243 जी आर्टिकल जो है उसके अंडर जो सारा आता है। तो आइए आगे देखते हैं। दिस एक्ट गिवन प्रैक्टिकल शेप टू द आर्टिकल 40। देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 40 जो है वो किसका पार्ट है, डीपीएसपी का। डीपीएसपी जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए इस सिलेबस में मेंशन है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल जो है वीडियो बनाएंगे। जो आर्टिकल फ्रेंड्स 36 टू 51 तक जो पूरे आते हैं, तो जे एक एक आर्टिकल करके हम इनको देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जब भी मैं इनके बारे में वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो ये जो स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 40 है वो उसको प्रैक्टिकल शेप देता है। वो आर्टिकल क्या है फ्रेंड, आइए देखते हैं। आर्टिकल 40 जो है वो ये कहता है स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोव देम विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 ये कहता है कि स्टेट को ये स्टेप लेने चाहिए जिससे वो ऑर्गेनाइज कर सके विलेज पंचायत, और उनको पावर्स ये देनी चाहिए, ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो एक काम कर सकें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह एक काम कर सकें। तो ये आर्टिकल 40 कहता है। लेकिन फ्रेंड्स आर्टिकल 40 जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का जस्टिसेबल पार्ट नहीं है। जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल क्या होते हैं वो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स दिस एक्ट मेड द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू जस्टिसेबल पार्ट। देखो फ्रेंड्स जस्टिसेबल पार्ट ये होता है कि जिसके लिए पूरा प्रोविजन बनाया गया हो और आप उस राइट को लेने के लिए आप क्लेम कर सको, अगर वो नहीं मिलता है तो जुडिशरी उसमें इंटरफेरेंस कर सके, जुडिशियल रिव्यू होता है। तो मतलब पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दी होती है। तो आप मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो जो है एक लॉ के अकॉर्डिंग आप उस आर्टिकल को जो आपका अधिकार है वो ले सकते हो। नॉन जस्टिसेबल पार्ट जो होता है जिसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि अब स्टेट या किसी और अथॉरिटी के ऊपर वो डिपेंड है, जिसका भी पार्ट है तो वो आपको वो राइट दे तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि वो आपके लिए करना ही करना है। तो डीपीएसपी जो है वो स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन देता है, वो जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल पार्ट है। अगर स्टेट्स करती हैं वो काम तो ठीक है, नहीं करती है तो भी ठीक है, आपको वो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक्ट जो है उसने जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल से जस्टिसेबल बना दिया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स जो उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है कि आपको पंचायत राज सिस्टम बनाना ही बनाना है, अगर नहीं बनाओगे तो आपको पनिश किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 ये दो आर्टिकल जो है वो नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो किसके ऊपर लगती है, सॉरी नेशनल इमरजेंसी तो 352 के ऊपर लगी है। 356 और 355 ये जो आर्टिकल है यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगती है। और स्टेट इमरजेंसी में आपको पता है कि गवर्नर रूल लगा दिया जाता है और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। अगर गवर्नर रूल 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए तो प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ के बाद जो है उसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रेसिडेंट रूल है। तो क्या होता है कि 356 आर्टिकल ये कहता है 356 आर्टिकल ये कहता है कि अगर स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से काम नहीं कर रही हैं तो वहाँ पे स्टेट असेंबली जो उसको डिसॉल्व करके गवर्नर रूल लगा दिया जाता है। तो इस स्टेट के लिए ज़रूरी हो गया था कि अब इस एक्ट को लागू करना, नहीं तो उनकी असेंबली उनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड आगे देखते हैं कि इस एक्ट के जो है वो फीचर्स क्या क्या हैं जो 92 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने हमें दिए, वो क्या थे। सबसे पहले फ्रेंड ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस में जितने भी लोग जो है उसके मतलब वहाँ की जो वोटर लिस्ट है उसमें एनरोल्ड हैं, वहाँ के इलेक्टोरल वहाँ के वो
इलेक्टोरल रोल में जो वो लोग रजिस्टर हैं विलेज में, जहाँ ग्रुप ऑफ विलेजेस में, वो सारे लोग यानी जो भी उस लिस्ट के अंदर जिनका नाम है, जो वोटिंग के लिए जिनकी लिस्ट बनी है, तो वो सारे के सारे ग्राम सभा का क्या है, वो हिस्सा हैं। तो यही फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये जो परफॉर्म सच पावर एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल पे ही ये काम करते हैं, और इनकी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी इनको फंक्शन या पावर दी गई है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और यहाँ पे अगर पंचायत राज सिस्टम में आपको पूछा जाए कि परमानेंट बॉडी कौन सी है, तो परमानेंट बॉडी आपकी जो ग्राम सभा ही है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा परमानेंट हाउस है फ्रेंड, वो कभी डिजॉल्व नहीं होता है, लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है। स्टेट के अंदर अगर बाई कैमरल है तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिजॉल्व हो जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कभी भी डिजॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सॉरी फ्रेंड वो डिजॉल्व हो जाती है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। ऐसे ही पंचायत राज सिस्टम में ग्राम सभा जो है वो परमानेंट बॉडी है। सेकंड फ्रेंड, थ्री टियर सिस्टम ऑफ द पंचायत। ये जो थ्री टियर सिस्टम ऑफ द पंचायत है फ्रेंड, ये आपको पता है कि आपने जो बलवंत राय मेहता फर्स्ट कमेटी 1957 जो पहला लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड है, जिसने वो देखा है तो उनको पता होगा कि यहाँ पे बलवंत राय मेहता ने थ्री टियर सिस्टम का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये जो एक्ट आया, इन्होंने थ्री टियर सिस्टम का कोई अपनाया है, और वहाँ पे क्या इन्होंने कहा है कि हर स्टेट को थ्री टियर सिस्टम ही अपनाना है। यहाँ पे जो पंचायत विलेज लेवल पे होगी, इंटरमीडिएट बॉडी होगी, जैसे ब्लॉक लेवल पे हो गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगी। और इसकी वजह से क्या होगा, एक पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म सिस्टम रहेगा कि सब जगह पंचायत राज सिस्टम जो है एक है। पर इस एक्ट ने ये भी कहा था कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो वो चाहे तो इंटरमीडिएट बॉडी बना सकती है, चाहे तो नहीं बना सकती हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 20 लाख से पॉपुलेशन जिनकी कम है, तो वो चाहे तो इंटरमीडिएट बॉडी बनाए, चाहे तो वो नहीं बनाए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है इलेक्शन ऑफ द पंचायत एंड चेयरपर्सन। फ्रेंड यहाँ पे क्या होती है, पंचायत इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी इलेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट होगी। उसके बाद अगर चेयरपर्सन की बात करें, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरपर्सन होंगे वो चेयरपर्सन पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में फ्रेंड्स अभी आपने देखा है बीडीसी के चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन जो है चुन के आए हैं, उनकी वोटिंग जो है 35 और सरपंच ने की है, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में आता है। जिसके इनडायरेक्ट मतलब जहाँ पे पब्लिक जो है डायरेक्टली वोट नहीं करती है, उनके चुने हुए लोग जो है आगे वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जो पंचायत लेवल पे चेयरपर्सन होगा वो जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिफाइन करेगी कि वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की जो बात है वो एससी और एसटी के लिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी सीट्स रिजर्व रहेंगी, यानी जितने परसेंट वहाँ पे उस पर्टिकुलर पंचायत में या इंटरमीडिएट बॉडी में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने परसेंट एससी या एसटी की पॉपुलेशन होगी, उनके उतने परसेंट ही उनकी सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी जाएंगी। और उसके साथ 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी किसके लिए, वुमेन के लिए। फ्रेंड्स ये रिजर्वेशन मेंबर्स के लिए भी हैं और इसके साथ साथ चेयरपर्सन जो है वो उनके लिए भी है। 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन की चेयरपर्सन के लिए भी रहेगी, मेंबर्स के लिए भी रहेगी, एससी और एसटी के लिए मेंबर्स के लिए भी रहेगी, और चेयरपर्सन के लिए भी जो है उनकी रिजर्वेशन रहेगी। नेक्स्ट जो स्टेप है फ्रेंड्स वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, पंचायत का कितना समय होगा, समय काल जो है फ्रेंड्स तीनों लेवल पे वो 5 ईयर का ही होगा। उसके बाद 6 नंबर पे आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो है उसको डिस्क्वालिफाई कैसे किया जाए, वो जो है एक्ट जो स्टेट लेजिस्लेचर जिस तरीके से उसे बनाएगी उस ग्राउंड के ऊपर उस मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर एक्ट लेके आएगी। एज जो है इलेक्शन के लिए कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे एज जो है पंचायत की इलेक्शन के लिए 21 है। जैसे ही आपको लोकसभा की इलेक्शन लड़नी होती है तो आपको 25 साल होनी चाहिए, अगर आपको राज्यसभा की लड़नी है तो 30 साल होनी चाहिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़नी है तो 35 ईयर होनी चाहिए। तो अगर पंचायत की आपको इलेक्शन लड़नी है तो आपकी 21 साल उम्र जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन फ्रेंड्स वो क्या है, गवर्नर जो है हर एक स्टेट में क्या करेगा, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेगा, कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए। और यही जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा सरकार को। वो क्या रिकमेंडेशन देगा, एक तो ये देगा कि डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रोसीडिंग ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द स्टेट बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत। जितना भी सरकार ने टैक्स के लगा के जो भी कलेक्शन की है, रेवेन्यू इकट्ठा किया है, उसका स्टेट्स के बीच और यानी उस पर्टिकुलर स्टेट के बीच और पंचायत के बीच जो है वो कितना कितना शेयर रहेगा, यानी पंचायतों को कितने % पैसा जो है देना है। नेक्स्ट की ये काम करेगा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एंड फीस दैट मे बी साइन टू द पंचायत। पंचायत को जो
परमिशन देगा कि कौन कौन सी चीज़ के ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं, ड्यूटीज़ लगा सकते हैं जो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तीसरा ये करेगा कि ग्रांट्स इन एड जो है वो पंचायतों को देगी। कहाँ से फ्रेंड्स? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड क्या है फ्रेंड्स? जिस स्टेट का एक मतलब पूरा का पूरा खजाना जिसको आप बोलोगे, वहाँ से वो कितना पैसा जो है वो स्टेट जो है पंचायत को देगी, ये भी जो है जो फाइनेंस कमीशन सरकार को रिकमेंड करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आता है कि कंटिन्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। देखिए फ्रेंड्स, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ऑलरेडी लॉज चल रहे थे, और इस लॉ ने ये कहा कि जो जितनी भी न्यू पंचायत बनेगी हर एक स्टेट के अंदर, वो बनेगी इस पार्टिकुलर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ही अकॉर्डिंग। और एक चीज़ उन्होंने ये कर दिया कि मैक्सिमम जो पंचायत को टाइम दे दिया, यानी स्टेट्स को टाइम दे दिया कि वहाँ पे जो पंचायत काम कर रही हैं, 24 अप्रैल 1993 आपको पता है कि पंचायत राज एक्ट जो लागू हुआ था, इसके बाद उन्होंने 1 साल का टाइम दिया कि आपको 1 साल के बीच क्या करना है कि पूरा के पूरी स्टेटों में आपको इस एक्ट को जो है वो लागू करना है। और जो भी एक और उन्होंने यहाँ कहा कि जो अभी अभी जिन स्टेटों में अभी अभी पंचायत जो है बनी है, तो वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले अगर स्टेट लेजिस्लेचर उन्हें डिसॉल्व कर देती है, तो जो नई इलेक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू द नया सिस्टम, जो नई पंचायत बनेगी वो अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगी। फिर उनकी नेक्स्ट जो थी वो बात टू द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स पंचायत मैटर्स ऑफ पंचायत फ्रेंड। तो ये जो उन्होंने कहा, इसका क्या मतलब है कि जो फ्रेंड्स ये जो कोर्ट जो है ना, वो पंचायत में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। क्यों? किस किस के ऊपर? अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूंसी करती है। कंस्टिट्यूंसी फ्रेंड वो होता है किसी पार्टिकुलर एरिया को जो है डिफाइन कर दिया जाता है, भाई ये एक वार्ड है, ये पूरा एरिया जो डिफाइन कर दिया जाता है कि ये एक पंचायत है। और जो कंस्टिट्यूंसी के ऊपर जहाँ फिर डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जो है यहाँ इन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कितनी सीट्स जो है रहेंगी, मतलब कितना एरिया जो है वो पंचायत के अंदर रहेगा, उसमें कितने जो है वार्ड्स रहेंगे, कितने मेंबर्स रहेंगे, जहाँ फिर इसके बाद जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं, जिस सारे के सारे जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे, कोर्ट इनमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जो भी बॉडी स्टेट लेजिस्लेचर जिसको भी ये पावर देगी जिस बॉडी को, तो वो इस पार्टिकुलर काम को जो है वो देखेगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा और वो क्या करेगा? जितनी भी इलेक्शंस होंगी पंचायत की, ऑल इलेक्शन एट द पंचायत, यानी जितनी भी तीनों लेवल पे जो इलेक्शन होगी वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाएगा। यहाँ पे कहा है कि सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो भी फ्रेंड्स वोटर लिस्टें बनती हैं तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही बनाएगा जो पंचायत के रिलेटेड हैं। उसके बाद ऑल इलेक्शन टू बी द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। जितनी भी इलेक्शन होगी, चाहे वो विलेज लेवल पे होंगी, पंचायत में होंगी, चाहे इंटरमीडिएट बॉडी में होंगी, जिला परिषद में होंगी, तो वो सारी जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होगा? उसमें एक कमिश्नर होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। उस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। जी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अपॉइंट करेगा गवर्नर, पर गवर्नर उसको हटा नहीं सकेगा। उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसीजर वहाँ पे अप्लाई होगा जैसे एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है इनको भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको भी हटाया जाएगा। गवर्नर अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि उनको हटा के नया बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविज़न जो थे। अब कुछ कंपल्सरी प्रोविज़न थे, कुछ वॉलंटरी प्रोविज़न थे इस एक्ट के, तो वो आपको एक एक देखना है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, जो कंपल्सरी, और अब हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं। कंपल्सरी क्या होता है? कंपल्सरी वो चीज़ होती है कि जो करनी ही करनी है, ऑब्लिगेशन और मैंडेटरी है स्टेट्स के लिए कि आपको ये काम करना ही करना है। और दूसरा जो है वॉलंटरी होता है कि जी ऑप्शनल है कि चाहे तो स्टेट्स करें चाहे तो स्टेट्स ना करें। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो हुआ, पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है कंपल्सरी और वॉलंटरी प्रोविजन के बारे में। आइए उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स कंपल्सरी प्रोविजन जो स्टेट के लिए मैंडेटरी है और कोई रास्ता ही नहीं है, आपको ये काम करना ही करना है, तो ये है फ्रेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा आपको बनानी है विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज लेवल पे। उसके बाद पंचायत बनानी है आपको तीनों विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भी आपको काम करना ही करना है। और डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन द पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको डायरेक्ट इलेक्शन करवानी है। उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है,
इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होगी, चेयरपर्सन की। अभी हमने फ्रेंड्स पिछली स्लाइड में देखा कि जो चेयरपर्सन की इलेक्शन होगी वो पंचायत एंड इंटरमीडिएट लेवल पे वो जो है इनडायरेक्ट होगी। और यहाँ पे जो है 21 ईयर एज जो है हर एक स्टेट को जो मिनिमम एज जो है वो फिक्स करनी है कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर पंचायत। उसके बाद रिजर्वेशन जो रहेगी एससी और एसटी के लिए वो उनके पॉपुलेशन के ऊपर रहेगी और ये भी आपको देनी ही देनी है। उसके बाद 1/3 रिप्रेजेंटेशन वुमेन की जो रहेगी वो भी आपको देनी ही देनी है। उसके बाद फिक्सिंग टेन्योर 5 ईयर का जो टेन्योर है वो भी आपको देना ही देना है 5 साल के लिए फ्रेंड्स जो है वो पंचायत बनेगी। अगर किसी कारणवश कोई भी सीट वैकेंसी खाली हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाती है, जब पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है उनको 6 मंथ ही मिलेगा। 6 मंथ के अंदर ही क्या करना पड़ेगा उनको, नई पंचायत नई वो वैकेंसी जो है वो फिलअप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फ्रेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। अभी हमने देखा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आपको बनाना ही बनाना है और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी आपको बनाना ही बनाना है हर 5 साल के बाद। ये जो था ये कंपल्सरी प्रोविजन थे फ्रेंड्स। वॉलंटरी प्रोविजन के अंदर क्या आता है आइए उसको भी देखते हैं। वॉलंटरी प्रोविजन फ्रेंड्स ये स्टेट्स के दे दिया गया था, स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया था कि अगर चाहो तो आप इसके ऊपर काम करो, मतलब इनको अपनाओ, चाहो तो आप इनको नहीं अपनाओ। पहला ये था फ्रेंड्स ये कि जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जो भी हमारी पंचायत हैं, जहाँ इंटरमीडिएट बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट है, जो उस कंस्टिट्यूंसी के पार्टिकुलर पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, जहाँ पार्लियामेंट के मेंबर चाहे वो लोकसभा का होगा चाहे वो राज्यसभा का होगा, यानी बोथ हाउस इसमें काउंट होते हैं। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे बोथ हाउस, अगर किसी स्टेट में बाई कैमरल है जहाँ पे लोग लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बोथ हाउस हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी दोनों थे फ्रेंड्स, लेकिन अभी जो यूटी बनी है जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ असेंबली ही बनेगी यहाँ पे जब भी इलेक्शन स्टेट में, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर में हमारे यूटी में होगी। तो अगर किसी स्टेट में बाई कैमरल है, बोथ हाउस है, तो उनके उस पार्टिकुलर एरिया के जो एमएलए होंगे तो वो क्या होंगे, अगर स्टेट चाहेगी तो उस पार्टिकुलर पंचायत का, जिला परिषद का या फिर इंटरमीडिएट बॉडी का हिस्सा बना सकती है, चाहे तो नहीं बनाएगी। क्योंकि जो ऑलरेडी ये जो एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, ओवर बर्डन होते हैं, इनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, तो अगर इनको पंचायत भी दे दी जाए तो इनके ऊपर और बर्डन बढ़ेगा, तो जिस स्टेट के ऊपर छोड़ दिया फ्रेंड। नेक्स्ट जो है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये फ्रेंड्स याद रखने वाली, एससी एसटी के लिए जो है और वुमेन के लिए रिजर्वेशन आपको देनी ही देनी है, वो मैंडेटरी है। बट आपको बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो भी ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे दी गई है। उसके बाद क्या दिया है फ्रेंड्स, इन्होंने दिया है डेवल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पंचायत टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड परफॉर्म सम और ऑल द 29 फंक्शनल लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि 11th शेड्यूल के ऊपर अभी डिटेल में नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे। तो 29 जो फंक्शनल आइटम हैं फ्रेंड, तो वो जो है जिस भी स्टेट को दे दिए गए, इन 29 में से कितनी आपको जो है इम्प्लीमेंट करनी है, कितनी आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर को दे दिया गया कि ये आप डिफाइन करो कि आपको अपने एरिया में, अपने पर्टिकुलर स्टेट में कितनी जो है जो 29 जो फंक्शनल आइटम है जो वो लागू करनी है, उसमें से कितनी नहीं करनी है, जो स्टेट्स को, पंचायत को जो देनी है, तो वो आप डिफाइन करो। उसके बाद इनका ये भी था कि ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू द पंचायत दैट इज ऑथराइज देम टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस। स्टेट जो है वो चाहें तो पंचायत को ये पावर दे सकती हैं कि वो अपने टैक्स को लगा सकें, कलेक्ट कर सकें। तो इससे क्या हो गया, ड्यूटीज, टोल, जो फ्रेंड्स आपको पता है कि एंट्री टैक्स जो होता है, तो ये जो है वो पंचायत को दे सकते हैं कि पावर कि वो चाहें तो पंचायत उनको कलेक्ट करके अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फ्रेंड्स लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया है, इसलिए मुझे इस लेक्चर को डिवाइड करना पड़ेगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ये 3 जो चीज़ें इनके ऊपर मैं लास्ट की स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि अगर लेक्चर छोटा होता तो इन चीज़ों को मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेता। तो फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट का लेक्चर जो है बहुत ही जल्दी मैं आने वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिनके ऊपर हम इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर जो है डिटेल में बात करेंगे। अब इस लेक्चर को भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स फाइनल में मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका प्यार मिलता रहेगा। तो ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।